कत्ल बाजार में हो गए हैं, वो कत्ल बाजार में हो गए हैं, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। तू बहुत खूबसूरत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलशन कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं बायोलॉजी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका सेकेंड पार्ट होगा ये वीडियो का। तो आइए मैं आप लोगों को बायोलॉजी में इसके बारे में कुछ बता दूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के बारे में, पाचन के बारे में मैंने बता दिया था। अगर आप हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा और फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऐसे मैंने बताया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पाचन क्रिया में भाग लेने वाले कई अंगों का ये समूह होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें दोस्तों पहला ऑर्गन आता है बक्कल कैविटी। क्या आता है? बक्कल कैविटी, या फिर उसी को बोलते हैं ओरल कैविटी, या फिर ओकरे नाम होता है माउथ कैविटी। और हाँ, हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। बक्कल कैविटी नाम याद रखिएगा, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। बक्कल, ओरल और माउथ का मतलब मुख हो गया, मुंह हो गया, और कैविटी का मतलब दोस्तों गुहा होता है। गुहा का मतलब क्या होता है? जब आप अपना मुंह खोल कर देखिएगा ना, तो मुंह में जो होता है ना, कैसे ये जो देख रहे हैं ना, खाली नुमा संरचना पाई जाती है। जो खाली नुमा संरचना पाई जाती है, जो खाली जगह है, इसी जगह को गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुहा कहा जाता है। तो दोस्तों बक्कल कैविटी में ही पाचन की क्रिया का स्टार्टिंग होता है। बक्कल के कैविटी में पाचन क्रिया का स्टार्ट होता है। सबसे पहले पाचन जो होता है मुख गुहा में दोस्तों, वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का लगभग 70% भाग जो होता है वह मुख गुहा में ही पाचन हो जाता है। याद रखिएगा, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो ये 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सलाइवा का। प्रत्येक दिन दोस्तों 1 से 1.5 लीटर, प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार बनता है, सलाइवा बनता है। अब 1 से 1.5 लीटर का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए ये बोतल हो गया, ये बोतल हो गया आधा लीटर का, तो ऐसा 2 से 3 लीटर बोतल जो है लार बनेगा। और लार हमारे लिए जरूरी है। अगर कभी लार सूख जाता है, लार नहीं बनता है, तो गला सूखने लगता है और प्यास लगने लगती है। किसी व्यक्ति में अगर लार का बनना बंद हो जाएगा तो आदमी को बहुत अधिक प्यास लगेगी और लार बिल्कुल ही नहीं बनेगा, तो आदमी लार की कमी के कारण मर सकता है। तो आप समझ सकते हैं लार सलाइवा कितना इंपॉर्टेंट है। एक दिन में प्रत्येक दिन जो होता है 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और लार जो होता है वो अम्लीय स्वभाव का होता है दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है मनुष्य के मुख गुहा में। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, फिर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि में बड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ा होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो सांप में है ना, पॉइजन ग्लैंड का काम करता है। किस ग्लैंड का? पॉइजन ग्लैंड का। सांप में ये जहर वाला ग्रंथि का काम करता है। इसी ग्रंथि में जहर बनता है। सांप में जो डंक मारता है तो विष हमारे शरीर में आ जाता है। तो ये हो गया सांप में किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पॉइजन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आता है? सबलिंगुअल। और तीसरा आती है सबमैंडिबुलर। सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर होती है। तो याद रखिएगा 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है सबलिंगुअल। कौन सी होती है? सबलिंगुअल। और तीसरा होता है सबमैंडिबुलर। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। याद रखिएगा। ये जो होता है पहला एंजाइम जो होता है ग्रंथि से, याद रखिएगा, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है दोस्तों, ये बहिर्स्रावी ग्लैंड है, ग्रंथि है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा? एक्सोक्राइन ग्लैंड।
बहिर्स्रावी ग्रंथि से सिर्फ एंजाइम निकलता है, हार्मोन नहीं निकलता है। जिस ग्रंथि से दोस्तों एंजाइम निकलेगा उस ग्रंथि को बोलेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि, और जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। फिलहाल ये जो होता है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड होगी? सलाइवरी ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, अर्थात बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो आइए, इस लार ग्रंथि अर्थात सलाइवरी ग्लैंड से कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है? 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है दोस्तों। पहला एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है? भोजन जैसे हम लोग मुंह में लेते हैं ना, तो भोजन में जो कीटाणु उसके साथ आ जाएगा तो उस कीटाणु को नष्ट करता है, मारता है, खत्म करता है। कौन करता है? लाइसोजाइम, अर्थात लाइसोजाइम नामक एंजाइम जीवाणु का नाश करता है। याद रखिएगा, भोजन में उपस्थित जीवाणु को, भोजन में उपस्थित कीटाणु को कौन सा एंजाइम नष्ट करता है? तो क्या बताइएगा? लाइसोजाइम। और उसके बाद होती है टाइलिन, और दूसरा होगा टाइलिन। टाइलिन जो होता है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। उसके बाद होता है डायस्टेज। टाइलिन और डायस्टेज ये दोनों मिलकर क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का। स्टार्च को दोस्तों हिंदी में मंड बोलते हैं या फिर चोकर बोलते हैं, मंड या फिर चोकर। अब ये मंड क्या होता है? मंड जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शर्करा। मैंने बताया था ना, मुख्य गुहा में ही पहली बार शर्करा का पाचन हो जाता है। ये स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन और डायस्टेज करता है। आगे याद रखिएगा, स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं या फिर चोकर कहते हैं। अब समझिए मंड क्या होती है। देख लीजिए, मंड जो होता है ना, ये जैसे मक्का हो गया ना, मक्का को ऊपर से जो छिलका हटा लीजिएगा ना, तो छिलका हटा लीजिएगा तो ऊपर वाला बच जाएगा, मंड बच जाएगा। जो छिलका हो गया वही क्या कहलाता है? चोकर कहलाता है, मंड कहलाता है। और अंदर जो बच जाएगा उसे आप उसे पिसा दीजिएगा तो वह बन जाएगा, मैदा बन जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे मंड या फिर चोकर क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोगों की मम्मी लोग जब आटा को चलनी से चालते होंगे तो उसमें क्या होता है? उसके ऊपर जो होता है ये छिलका वगैरह सब बच जाता है। जो बच जाता है उसे चोकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वही चोकर जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन और डायस्टेज करता है। दूसरा, इसके बाद जो चौथा एंजाइम होता है, चौथा एंजाइम होता है म्यूकस। क्या होती है? म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। जैसे मुख में भोजन डाले हैं और मुख से निकाल कर देखिएगा तो भोजन क्या होता है? चिपचिपा होता है। अभी जो आपने भोजन को मुंह में डाला, जैसे कि मान लीजिए भोजन है और भोजन को आपने मुंह में डाला, खूब इस तरह से चिबा दिया, ऐसे चिबा दिया और चिबा लिए, तो उसके बाद उसमें क्या हो गया? लार वगैरह सब मिल गया, एंजाइम मिल गया। तो अब भोजन जो हो गया उसमें लार मिल गया, चिपचिपा हो जाता है। जब आप उसको निकाल कर देखिएगा चिपचिप करेगा। और हाँ, अब देख लीजिए, वह जो भोजन आप लिए है ना मुख में, वह भोजन अगर मुख में लिया, भोजन क्या बन गया? बोलस बन गया। अब बोलस किसे कहते? देख लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि खाना खा रहे हैं, अंदर मुंह में डाले, चिबाए, और चिबाने के बाद मुंह में क्या गया? कंकर चला गया और कस के दबा गया। आपने क्या किया? हाथ बिठारा, हाथ ऐसे लिया और हाथ पर उस भोजन को डाला, ऐसे मुंह पर डाला और देख लिया इसमें क्या है, ऐसे करके, तो आपको उस पर एक कंकर नजर आया, तो कंकर निकाल कर फेंक दिए। अगर भोजन नॉर्मली था तो उस आप भोजन को भी फेंक देते। अगर कहीं भोजन अच्छा है तो क्या करते हैं? उस भोजन को भी अंदर खा लीजिएगा। तो ये हो गया, क्या हो गया? मतलब ये जो भोजन को आप फिर से अंदर डाले हैं ना, जो मुंह से निकाले, तो वह भोजन क्या कहलाता है? बोलस। अगर भोजन को मुंह में डाले हैं दोस्तों तो वह भोजन क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। अब आगे देखिए, तो आप समझ पाए होंगे कि लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम है लाइसोजाइम, दूसरा का नाम है टाइलिन और तीसरा का नाम है डायस्टेज। और दोस्तों चौथा का नाम म्यूकस ही है ना, याद रखिएगा, चिपचिपा बनाता है। तो चलिए, ये तो हो गया लार ग्रंथि में काम। और मुख गुहा में दांत भी आता है दोस्तों। दांत तो पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेता, सिर्फ उसे तोड़ता चबाता। जीभ भी पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता, वो सिर्फ क्या करता है? जीभ टेस्ट बताता है। दांत के लिए और जीभ के लिए मैं अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ दोस्तों। जैसे ही भोजन का मुंह में सारा काम प्रोसेस हो गया तो भोजन आगे की ओर बढ़ जाता है।
भोजन जैसे ही आगे की ओर बढ़ जाता है इस नली के माध्यम से, ये नली जो आप देख रहे हैं, ये नली जो ऊपर से ऐसे आँख खोलकर मुंह खोल के देखिएगा तो एक नली पीछे की ओर जाती है, उस नली को बोलते हैं दोस्तों, उस नली को क्या बोलते हैं, ग्रास नली। मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में, ग्रास नली को फूड पाइप भी बोलते हैं या फिर ओइसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। ये ग्रास नली दोस्तों, ग्रास नली में पाचन की क्रिया होता ही नहीं, इसमें पाचन के मतलब काट दिया है ना तो समझिएगा पाचन का क्रिया नहीं होता है। तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होता है। और दोस्तों ग्रास नली की जो लंबाई होती है ना, ग्रास नली की लंबाई वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी, याद रखिएगा, ग्रास नली अर्थात ओइसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ओइसोफेगस में भोजन को धकेलने की एक प्रक्रिया पाई जाती है। भोजन जैसे ये नली हो गया ना, ये नली से क्या होता है, भोजन जो होता है धीरे 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 गिरता है, अमाशय में जाता है। भोजन यहाँ से भोजन को धकेलने की जो प्रक्रिया पाई जाती है ग्रास नली में, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, पेरिस्टेसिस। क्या कहलाती है, पेरिस्टेसिस कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, पेरिस्टेसिस को हिंदी में बोलते कर्मानुकुंचन, कर्मानुकुंचन बोलते। क्या बोलते हैं, कर्मानु। कभी सांप को मेढक निगलते हुए देखे हैं? जब सांप मेढक को निगल रहा होता है तो जिस जगह पर वह आहार होता है उसका मेढक, वह जगह फूल जाता है। बाकी क्या होता है, जैसे कि मान ली इस जगह पर मेढक है तो ये मेढक ये वाला जगह फूल जाएगा, आगे भी चिपका जाता है और पीछे भी चिपक जाता है। तो ये जो क्रिया हो गई, इससे क्या होता है, ना भोजन जिस माध्यम से आया उस माध्यम से नहीं जा पाएगा। तो ये आप समझ पाएंगे। भोजन जो होता है दोस्तों, हम लोग उल्टा लटक कर भी कर सकते हैं, सो कर भी। भगवान ये पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया था, पता ही नहीं चला अभी तक, नहीं तो हम लोग भी वहीं जाकर पढ़ते। हुआ क्या है, हुआ एक्चुअली ये है कि भगवान ने सोचा कि जो व्यक्ति लंगड़ा हो जाएगा, जो व्यक्ति बैठ नहीं पाएगा, वह व्यक्ति कैसे भोजन करेगा। तो उसने क्या सोचा कि एक नली ऐसे बनाते हैं जिससे कि भोजन जा तो सकता है लेकिन अच्छा बगैर रिटर्न नहीं आएगा। तो उसने बताया इस ऐसे नली को बनाया कि भोजन जब तक जाएगा, जब तक धकेलेगा वह नली नहीं, तब तक वह जाएगा नहीं। तो ये प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। ग्रास नली में भोजन को धकेलने की जो प्रक्रिया पाई जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं, पेरिस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेसिस, हिंदी में कर्मानुकुंचन। ये हो गया। अब आइए दोस्तों, और ये एक ऐसी नली है दोस्तों, ग्रास नली, जो क्या करती है, मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है, मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे किसे, अमाशय के बारे में। अमाशय जो दोस्तों होता है ना, ये सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो पेट है ना, जिसे उदर बोलते हैं, बाहर का भाग जो चमड़ी से ढका हुआ है, स्किन से, त्वचा से, ये उदर कहलाता है, उदर या फिर अमाशय कहलाता है। हिंदी में अमाशय और इसे इंग्लिश में एस्टोमच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमच बोलते हैं दोस्तों। एस्टोमच अर्थात अमाशय एक चौड़ी थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है, चौड़ी थैली नुमा संरचना होती है, जिसमें दोस्तों 4 से 5 घंटा तक भोजन ठहर सकता है। कितना घंटा तक, 4 से 5 घंटा तक भोजन ठहरता है। अब एक बात याद रखिए, अमाशय में 4 से 5 घंटा भोजन ठहरता है। और याद ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति ने जहर पी लिया है और आपको 4 से 5 घंटा के पहले पता चल गया, 4 घंटा से पहले पता चल गया, तो उस व्यक्ति को आप बचा सकते हैं। कैसे, क्योंकि 4 से 5 घंटा भोजन जो होता है दोस्तों, वो अमाशय में ठहरा रहता है। जब तक भोजन जाएगा नहीं तब तक जहर आगे की ओर बढ़ेगा नहीं। तो 4 से 5 घंटा के अंदर आपको पता चल गया तो आप उसे बचा सकते हैं। डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर उसकी पेट की सफाई कर देगा, टोटल भोजन वगैरह सब निकाल देगा। और अगर भोजन का पाचन हो गया, लेट हो गया, 4-5 घंटा के बाद हो गया, तब दोस्तों उसे बचाना मुश्किल होता है, तब आप उसे नहीं बचा पाइएगा। तो ये बात समझ सकते हैं। अगर इतना ध्यान रहा, 4 से 5 घंटा तक भोजन यहाँ पर ठहरता है, तो आप वैसे व्यक्ति को बचा सकते हैं। दोस्तों चौड़ी थैली नुमा संरचना होती है, इसमें 4 से 5 घंटा तक भोजन ठहरता है। और हाँ, अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। ये देखिए, अमाशय का जो सबसे ऊपरी भाग एक्चुअली होता क्या, अमाशय जो ना हमारा पेट, वो हृदय के बगल में होता है। हृदय ऊपर, उसके नीचे क्या होता है, अमाशय लगी होती है। हृदय दोस्तों, हार्ट का जो अध्ययन होता है ना, हार्ट का अध्ययन कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है, कार्डियो। हार्ट का मतलब हृदय, हृदय का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है कार्डियोलॉजी। दोस्तों ये जो कार्डियोलॉजी होता है ना, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी होता है। और हमारा जो अमाशय होता है, ये अमाशय, ये मैंने फिगर बनाया, इस पर भी मैं समझाऊंगा। ये जो अमाशय होती है दोस्तों,
ये क्या होती है, हृदय के बगल में होती है, ऊपरी भाग सबसे नजदीक होती है, इसलिए ये जो अमाशय का ऊपरी भाग हो गया दोस्तों, ये वाला भाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। याद रखिए क्या कहलाता है, ये कार्डियक कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। यह कार्डियक जो होता है दोस्तों, वह अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। कौन सी भाग होती है, सबसे ऊपरी भाग होती है। इसमें दोस्तों कार्डियक में HCl का निर्माण होता है। HCl क्या होता है, HCl एक प्रकार की अम्ल होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो क्या करता है, जीवाणु को मारता है। अब कुछ ऐसे भी जो दोस्तों एक नाम सुने होंगे आप लोग, जैसे मुंह में लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारा था, लेकिन एक कुछ होता नहीं, कुछ दूसरे टाइप का इंसान व्यक्ति सब, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो थेथर बोलते हैं, ठीक ना, मतलब जो बात ही नहीं मानता, एक मारा फिर भी कुछ बच के चला आया, तो वह जो बच के चला आया वैसे थेथर व्यक्ति को, थेथर जीवाणु को मारने के लिए HCl काम में आता है। कौन काम में आता है, HCl काम में आता है। ये HCl क्या करता है, HCl जो होता है दोस्तों अम्लों की रानी HCl को कहा जाता है। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये HCl क्या करता है, उस जीवाणु को मार देता है और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और भोजन को दोस्तों पचने में भी यही मदद करता है। अब देख लीजिए, हम लोग जो है ना, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा काइटिन। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वह काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है, कभी आप लोग देखे होंगे कि मछली तो देखे होंगे, मछली का जो आप ऊपर वाला त्वचा हटा देते हैं छील छाल कर, जिसे आप लोग चुईया के नाम से जानते हैं, तो वो जो आप देख रहे हैं ना, जो कांच के टाइप का होता है, वह क्या होता है, काइटिन होता है। उसका पाचन हम लोग नहीं कर पाते, इसीलिए उसे क्या करते, छिलकर हटा देते हैं। लेकिन कुत्ते को देखिए, कुत्ते में क्या होता है, कुत्ता छील कर नहीं हटाता, डायरेक्ट दे दीजिए, मछली को ही निकल जाएगा, खा जाएगा। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, HCl की मात्रा अधिक होती है, उसके अमाशय में HCl अधिक बनता है, जिसके कारण क्या होता है, वह काइटिन का भी पाचन कर पाता। मनुष्य कभी भी काइटिन का पाचन नहीं कर पाता, काइटिन का पाचन उसमें नहीं होता, वो डायरेक्ट ही ऐसे भी कर लीजिएगा ना, अंदर भी चला जाएगा, तो फिर वो वैसे को वैसे ही निकल आता है। तो काइटिन का पाचन हम लोगों में नहीं होता है, और हड्डी वगैरह सब उतना का पाचन नहीं हो पाता। कुत्ते हड्डी को भी चबा कर पचा देते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है HCl का निर्माण अधिक होता है। दोस्तों याद रखिए, ये पहला भाग था जिसका नाम क्या था, कार्डियक था। दूसरा भाग होता है दोस्तों, दूसरा भाग होता है फंडिक। क्या नाम है इसे, इंग्लिश हिंदी दोनों में फंडिक ही बोलते हैं। याद रखिएगा, अमाशय का जो दूसरी भाग होती है ना, अमाशय का दूसरी भाग क्या कहलाता है, फंडिक कहलाता है। अमाशय का दूसरी भाग फंडिक कहलाता है। दोस्तों फंडिक में एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। ये रहा, फंडिक में एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, रूजी। फंडिक में एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहा जाता है। और हाँ, ये जो रूजी है ना दोस्तों, याद रखिएगा, ये रूजी क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है, भोजन को रोक, कांटेनुमा संरचना जो भोजन को रोक कर रखता है, इस कांटेनुमा संरचना का नाम क्या होता है दोस्तों, रूजी कहलाता है। इसका नाम रूजी कहलाता है। कांटेनुमा संरचना का नाम क्या कहलाता है, रूजी कहलाता है। ये रूजी क्या करता है, भोजन को रोक रखता है। जब हम कभी खाली पेट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उपवास रखे हैं और भूख बहुत जोर से लग जाती है, तो खाली पेट होने के वजह से क्या होता है, पेट में ये गरता है, चुभता है। खाली पेट होने से ये रूजी चुभता है, और हम लोग क्या कहते हैं, खाली पेट, वो पेट में चूहा उछल रहा है, चूहा को दक रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो यही रूजी क्या होता है, खाली पेट होने पर चुभती है। और अमाशय का तीसरा भाग जो होता है ना, अमाशय का तीसरा भाग होता है दोस्तों पाइलोरिक। क्या होती है, पाइलोरिक। पाइलोरिक में दोस्तों एक ग्रंथि पाई जाती है। ये तीसरा भाग, यहाँ पर देखिए, ये वाला भाग जो हो जाएगा नीचे वाला, सबसे नीचे वाला भाग, ये वाला भाग, ये जो बीच में नीचे दिख रहा है, ये वाला भाग कहलाती है पाइलोरिक। क्या कहलाती है, पाइलोरिक कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, पाइलोरिक में एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। क्या नाम होती है, जठर ग्रंथि। दोस्तों जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होती है। किसकी निर्माण होती है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का निर्माण होता है। ये जठर रस जो होता है दोस्तों, इस जठर रस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार का। एक का नाम रेनिन होता है और दूसरा का नाम पेप्सिन होता है। एक रेनिन होता है, दूसरा पेप्सिन होता है। रेनिन क्या करता है, याद रखिएगा, रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, दूध को
दही में बदल देता है। जैसे आप मान लीजिए कभी देखे होंगे, बच्चा जब छोटा होता है, नादान होता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसे चम्मच लेकर जबरदस्ती क्या करता है, उसके मुंह में दूध डालता है। बच्चा पीने से इनकार करता है, फिर भी उसकी माँ क्या करती है, उसके मुंह में दूध डालती है। अब बच्चा को जबरदस्ती करोगे, ज्यादा करोगे तो कम करे हो तो ठीक है, और ज्यादा कर दिया तो बच्चा क्या होता है, वो जैसे अंदर गया वैसे ही बाहर निकाल देता है, जैसे अंदर गया वैसी को बाहर फेंक देता है। तो आप देखे होंगे वह जब बाहर आता है तो वह दूध नहीं होता, वह दही बनकर आता है। एक्चुअली आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो ये क्या होता है, दूध को दही में कौन बदलता है, रेनिन। रेनिन कौन सा रस है, जठर रस। ये कहाँ पर बनता है, अमाशय में बनता है। कहाँ पर बनता है, अमाशय में। दूसरा दोस्तों, दूसरा रस जो होता है उसका नाम होता है पेप्सिन। याद रखिएगा, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। किसमें, प्रोटीन को। प्रोटीन जो होता है दूध में भी पाया जाता है। याद रखिएगा, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है, बदल देता है। ये प से पेप्सिन और प से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, और प्रोटीन को पी से पेप्टोन में चेंज कर देता है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे कि मान लीजिए ये मुख गुहा हो गया, मुख गुहा से भोजन डालिएगा तो इस नली से, ओइसोफेगस नली से होते हुए अमाशय में जाएगा। ओइसोफेगस नली में भोजन को धकेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिस्टेसिस कर्मानुकुंचन बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ओइसोफेगस में पाचन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा तो अमाशय मिलेगा। अमाशय में 4 से 5 घंटा भोजन ठहरता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक, और तीसरा भाग जो होता है वो होता है पाइलोरिक। कार्डियक में एसियल का निर्माण होता है और फंडिक में कांटेनुमा संरचना जो रूजी कहलाता है। और तीसरा दोस्तों जो पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक में ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये हो जाएगा, इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा भोजन, तो आगे जैसे ही बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर एक बात रखिएगा, यहाँ पर जो होती है ना, एक प्रकार की ग्रंथि लगी होती है, उस ग्रंथि का नाम होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय। क्या नाम होती है, अग्नाशय। और इस साइड में, दाहिना साइड में दोस्तों क्या लगी होती है, लीवर। क्या लगी होती है, याद रखिएगा, दाहिना साइड में जो है वो यहाँ पर लगी रहती है, लीवर लगी रहती है। क्या लगी रहती है, लीवर लगी रहती है। दाहिने साइड में, इस साइड में लीवर लगी रहती है। लीवर क्या करता है, पीत का निर्माण करता है, जो गाल ब्लाडर में यहाँ पर जमा रहती है। कहाँ पर जमा रहती है, गाल ब्लाडर में, पित्ताशय में जमा रहती है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा जो पार्ट 3 बनकर आएगा। आप वेट कीजिएगा और ध्यान से समझ पाइएगा। पूरा का पूरा फुल वीडियो में बनाकर डालूंगा, आप उम्मीद से समझ पाइएगा। और दोस्तों ये जो यहाँ पर देखिएगा कि HCl इतना खतरनाक अम्ल है, HCl इतना खतरनाक अम्ल है, फिर भी अमाशय को क्षति नहीं पहुंचाता है। अमाशय को क्षति नहीं पहुंचाता है। क्यों नहीं पहुंचाता है, यहाँ जो अमाशय का जो आंतरिक दीवार होती है ना, ये अंदर वाला जो दीवार होती है, अंदर वाला दीवार म्यूकोसा का बना होता है। म्यूकोसा एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होता है। अमाशय का आंतरिक दीवार किसका बना होता है, म्यूकोसा का बना होता है। वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। और आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया कर लिया तो उदासीन बन जाता है, किसी को कोई फायदा नहीं होगा, तो लवण का निर्माण कर लेता है, न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन। ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई। आप यहाँ समझिए, तो ये क्या होता है, अमाशय की आंतरिक जो दीवार होती है वो किस चीज की बनी होती है, म्यूकोसा की बनी होती है, जिसके कारण इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हाँ दोस्तों, यही अमाशय का जो बाहरी भाग होता है ना, आंतरिक भाग म्यूकोसा का और बाहरी भाग जो होता है सेरोसा का बना होता है। किसका बना होता है, सेरोसा का बना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, ताकि मैं आगे जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा, तो हम प्रोत्साहित होंगे और इस तरह का वीडियो आपके लिए, विशेषतः आपके लिए बनाकर डालते रहेंगे, ताकि हमारा मनोवृत्ति चेंज ना हो। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।